बिहार के भोजपुर अंचल में बहती एक छोटी सी नदी कोचान। इसी कोचान नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है उनवास गांव। शिव पूजन सहाय की जन्मभूमि ये गांव उस समय जैसा ठेठ देहात रहा होगा, आज 100 वर्ष से ज्यादा बीत जाने पर भी लगभग वैसे ही है। अपने उपन्यास देहाती दुनिया में शिव पूजन जी ने जिस राम शहर गांव का नक्शा खींचा है, ये कोई और गांव नहीं बल्कि ये उनवास गांव ही है। यही वो घर है जहां एक काश्तकार परिवार में 9 अगस्त 1893 को शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ। पिता वागेश्वरी दयाल आरा के एक जमींदार के पटवारी थे। उनका ये पुश्तैनी मकान समय बीतने के साथ साथ बूढ़ा हो चुका है, लेकिन ये कमरा जहां नन्हे शिव पूजन ने आंखें खोली थी, आज भी बहुत कुछ पहले जैसा ही है। शिव पूजन सहाय का जन्म एक महान संत पंडित दुर्गा दत्त परमहंस के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म का संदेशा जब परमहंस जी के पास गया तो उन्होंने कहा, ये लड़का महादेव जी का भक्त होगा। बालक का नाम शिव पूजन रखा गया था। घर के लोग प्यार से उसे भोलानाथ कहा करते थे। उनवास गांव में नदी के पास आज भी वो प्राचीन शिव मंदिर है, जहां बालक शिव पूजन जगेसर किसान के साथ हर दिन जाया करता था, जिससे सत्संग का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। शिव पूजन जी के शिक्षक और साहित्य गुरु थे पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। साहित्य के क्षेत्र में शिव पूजन का प्रवेश शर्मा जी के मार्गदर्शन से ही हुआ था। शिव पूजन को लिखने के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक अन्य साहित्यकार थे सकल नारायण शर्मा। शिव पूजन सहाय का सबसे पहला लेख सकल नारायण जी ने ही अपनी पत्रिका शिक्षा में प्रकाशित किया था। सन 1920 ब्रिटिश सरकार के जुल्मों और अन्याय के विरुद्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग की आंधी हर देशवासी के दिल को झकझोरने लगी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे देश के कोने कोने में गूंजने लगे। पढ़ाई छोड़कर स्कूलों और कॉलेजों के छात्र इस आंदोलन में खुलकर हिस्सा लेने लगे। भला युवक शिव पूजन इस पुनीत कार्य में कैसे योगदान न देते, वो भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। आरा टाउन स्कूल के सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और छुट्टी के दिन शिक्षकों और दूसरे साथियों के साथ गांव-गांव जाकर आजादी की अलख जगाते। सन 1921 में शिव पूजन कलकत्ता चले गए। लेखक होने के साथ साथ अब उनका पत्रकार जीवन भी शुरू हो गया। कलकत्ता आकर वो मारवाड़ी सुधार पत्रिका का संपादन करने लगे। मारवाड़ी सुधार की छपाई शंकर घोष लेन में स्थित बालकृष्ण प्रेस में होती थी। आज यहाँ एक कॉलेज है, लेकिन इसी प्रांगण में उन दिनों बालकृष्ण प्रेस हुआ करती थी। थोड़े ही दिनों में इस प्रेस के मालिक महादेव प्रसाद सेठ से शिव पूजन सहाय का अच्छा परिचय हो गया। उनके आग्रह पर शिव जी प्रेस में ही रहने लगे। शिव जी की मेहनत और प्रतिभा से वो मन ही मन प्रभावित थे। मकान के ऊपरी तल्ले में रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ महाकवि निराला जी रहते थे। सेठ जी के मित्र और प्रेस प्रबंधक मुंशी नवजातिक लाल श्रीवास्तव भी प्रेस में ही रहते थे। निराला, शिव पूजन, महादेव प्रसाद सेठ और नवजातिक लाल, इन चारों की प्रतिभा और प्रयास से 26 अगस्त 1923 को मतवाला नामक प्रसिद्ध साप्ताहिक निकला। कलकत्ते के उस समय हरिसन रोड में, जिसे महात्मा गांधी रोड कहते हैं, विशाल भारत बुक डिपो था। सभी साहित्यकार वहाँ जाते थे। अयोध्या सिंह जी उसके पालक, उसके थे, मालिक थे, संचालक थे। वहाँ निराला जी, शिव पूजन सहाय जी, नवजातिक लाल श्रीवास्तव जितने थे वहाँ बैठते थे। तो दो बिंदु हो गए। एक
ये आपका हो गया विशाल भारत बुक डिपो और दूसरा शंकर कोश लेन। ये सारा वातावरण जो है, मेरी अपनी मान्यता है कि यदि उन दिनों ऐसा कार्य नहीं होता तो संभवतः हिंदी के विकास की जो प्रवृत्ति पीछे आई वो उतनी नहीं आ पाती, जो लोक चेतना हुई उतनी नहीं हो पाती। और शिवपूजन जी सहाय का जो व्यक्तित्व और कृतित्व प्रभावी और प्रेरक रहा, उसने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और उन्नयन की पृष्ठभूमि तैयार की, पुष्टभूमि तैयार की। लगभग 8 महीने तक मतवाला का संपादन करने के बाद कुछ कारणों से उसे छोड़कर शिवपूजन सहाय लखनऊ चले गए। यूं तो हिंदी का केंद्र उन दिनों काशी ही था, लेकिन लखनऊ में भी साहित्यिक गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। कला और संस्कृति से अवध वासियों को शुरू से ही लगाव रहा। उर्दू साहित्य तो वहां पहले से ही लिखा जा रहा था। अब लोग धीरे-धीरे हिंदी की ओर भी आकर्षित होने लगे थे। हिंदी की रचनाओं और रचनाकारों को प्रोत्साहित करने में उस समय के साधन संपन्न प्रकाशकों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता, जिन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रचनाकारों की कृतियों को जन जन तक पहुंचाया। हिंदी लेखन के साथ साथ हिंदी की छपाई का कार्य जिस प्रकार जोर पकड़ता जा रहा था, लखनऊ और लखनऊ से बाहर के अनेक लेखकों कवियों की पुस्तकें दुलारे लाल भार्गव के प्रकाशन संस्थान गंगा पुस्तकमाला से छपने लगी थी। ये प्रकाशन संस्थान अमीनाबाद में था। लखनऊ आकर शिवजी भी अमीनाबाद में ही रहने लगे। दुलारे लाल के प्रकाशन संस्थान से माधुरी पत्रिका भी निकलती थी, जिसमें प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाएं देखने को मिलती थी। शिवपूजन जी माधुरी के संपादकीय विभाग में कार्य करने लगे। कुछ दिनों बाद मुंशी प्रेमचंद भी इसी संस्थान के साहित्यिक सलाहकार बनकर लखनऊ आ गए। इस दौरान शिवपूजन सहाय ने दुलारे लाल भार्गव के प्रकाशन से छपने वाली अधिकतर पुस्तकों का संशोधन और संपादन किया और साथ ही अनेक नए लेखकों की रचनाओं को उन्होंने सुधारा। यही वो कमरा है और यहीं पर जितने भी साहित्यकार उस समय के थे सूची सब यहाँ एकत्र होते थे, साहित्य चर्चा होती थी, काल पाठ होता था, आलोचनाएं भी होती थी, प्रत्यालोचनाएं भी होती थी और उसमें शिवपूजन सहाय जी तो आते ही थे, बुजुर्ग भी थे, वो सबसे ज्येष्ठ थे और प्रतिभा तो उनमें थी ही। तो जब किसी चीज़ पर आलोचना होती थी तो उनकी बात जल्दी कोई काटता नहीं था। शिवपूजन सहाय ने नए लेखकों की रचनाओं के साथ साथ कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं का भी संपादन किया, जिनमें प्रेमचंद के सुप्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1925 में प्रकाशित रंगभूमि की पहली प्रति प्रेमचंद जी ने शिवपूजन सहाय को ही भेंट की। संपादन के साथ साथ इन दिनों शिवपूजन जी अपना एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया भी लिख रहे थे। यह उपन्यास 1926 में लहेरिया सराय के पुस्तक भंडार से प्रकाशित हुआ। नहीं था, वो काशी आ गए। काशी के लिए उनके मन में गहरा आकर्षण था। काशी मोक्ष की नगरी ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा तीर्थ भी है। जिन बड़े बड़े लेखकों कवियों की रचनाएं पढ़कर शिवपूजन को बचपन में प्रेरणा मिली थी, उनमें से ज्यादातर रचनाकार काशी में ही रहते थे।
ये है दंडपाणी भैरव मंदिर, जिसके ऊपरी मंजिल वाले मकान में रहते हुए उन्होंने एक लंबा समय बिताया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की सुरती जर्दे की ये दुकान उस काल के साहित्यिक संगम का एक जीवंत प्रमाण है, जहां हिंदी संसार के अनेक साहित्य महारथी शामिल हुआ करते थे। और यह है वो चबूतरा जिस पर प्रसाद जी की साहित्य गोष्ठी जमती थी। काशी की नागरी प्रचारणी सभा में वो नियम से जाते थे और वहां आने वाले साहित्यकारों से विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के विकास में शिव पूजन सहाय का उल्लेखनीय योगदान रहा। उनके काशी में प्रवास के दौरान प्रकाशन के क्षेत्र में मंदी का एक युग आया, जब बहुत से साहित्यकारों को काशी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, परिस्थिति ये थी कि आप जिन सनों की बात कर रहे हैं, वो रिसेशन या मंदी का बड़ा भारी युग आ गया और यहाँ प्रकाशन थे, हिंदी प्रकाशन, वो सब के सब आर्थिक रूप से बैठ गए। मुझको पता नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रकाशन भारती भंडार था जो मेरे पिताजी के स्वामित्व में था, और ये भारती भंडार ने लेखकों का जितना सपोर्ट किया उतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि वह ईमानदारी से 25% रॉयल्टी देते थे और उसके अतिरिक्त भी मान दे देते। जबकि आपको अनुमान नहीं होगा कि 4 आने पृष्ठ पर प्रेमचंद की रचनाएं कॉपीराइट बिका लखनऊ में। 4 आने, निराला, प्रेमचंद, ये लोग जो हैं 4 आने के बाद। रामचंद्र शुक्ल के बारे में है कि जब बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा तो गुलेरी जी के पास भेजा श्याम सुंदर दास ने, और गुलेरी जी ने कहा कि इसको 4 आने पे इससे मत आप जानते। तो पत्र छपा हुआ है, मैं आपको दिखला सकता हूँ। उस समय हमारे पिताजी जैसे लोग 100-100, 200 रुपया रॉयल्टी के अतिरिक्त दे देते थे। आज 100 रुपये का मतलब 10,000 रुपया। और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है कि 500 रुपया उन्होंने हमको सिंदूर की होली कर दिया रॉयल्टी के अतिरिक्त। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब वो सब के सब प्रकाशन व्यवसाय खोखले हो गए तो कहाँ साहित्य क्या करें, पत्रों से कुछ मिलता नहीं था, तो फिर उनको जाना पड़ा। ये लोग विवश हो गए, समझिए बनारस से गए। बनारस से बड़ा केंद्र नहीं साहित्य था, लेकिन अब जो आर्थिक स्थिति थी, पत्रों की हालत, प्रकाशकों की हालत। फरवरी 1932 में विनोद शंकर व्यास ने काशी से जागरण पत्रिका निकाली। इसके संपादन की जिम्मेदारी शिव पूजन सहाय को दी गई। जागरण के प्रकाशन में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिव पूजन जी के संपादन कौशल का अनुपम उदाहरण है सरस्वती के सुविख्यात संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी को समर्पित द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ। इसके लिए वो महीनों प्रयाग के इंडियन प्रेस में बैठकर ग्रंथ की तैयारी करते रहे। 65 वर्ष पहले प्रकाशित इस अभिनंदन ग्रंथ के जोड़ का कोई दूसरा ग्रंथ शायद ही आज तक निकला हो। रोजी रोटी की समस्या ने शिव पूजन सहाय को एक बार फिर काशी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हो गए। छपरा के छात्रों को इस कुशल लेखक संपादक की एक और प्रतिभा का परिचय मिला। हमारे मकान के ठीक सामने रहते थे। उस समय इनके यहाँ बिहार के बड़े बड़े साहित्यकार उनसे भेंट करने आते थे और एक पवित्र साहित्यिक के मंदिर सा बन गया था। सन 45-46 में कॉलेज से एक वर्ष की छुट्टी लेकर शिवपूजन साहेब पटना आ गए और प्रसिद्ध साहित्य मासिक हिमालय का संपादन किया।
इसी दौरान उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का भी संपादन किया। अपने संस्मरण में राजेंद्र बाबू ने लिखा है कि शिवजी जैसे तपपूत साहित्यकारों से मुझे बराबर प्रेरणा मिलती रही है। मैंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसकी पांडुलिपि को उन्होंने परिश्रम पूर्वक पूरा पढ़ा ही नहीं, बल्कि जो थोड़ी भूलें रह गई थी उनको भी सुधारा तो चले आए। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के कार्य को आगे बढ़ाने और उसमें कुछ नया करने के लिए बिहार सरकार को एक वरिष्ठ साहित्यकार की जरूरत थी। शिव पूजन सहाय से उपयुक्त व्यक्ति उन्हें कहां मिल सकता था। जुलाई 1950 में शिवजी बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के मंत्री नियुक्त होकर पटना आ गए। उनके 9-10 वर्ष के कार्यकाल में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कई महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हुई और बाहर से आए लेखकों संपादकों के व्याख्यान भी आयोजित किए गए। काम की व्यस्तता में अपने बिगड़ते स्वास्थ्य की ओर देखने का समय उन्हें नहीं मिला। मधुमेह तो उन्हें पहले से ही था, अब टीबी ने भी घेर। परिषद से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उन्होंने आचार्य ललिन विलोचन शर्मा के साथ मिलकर साहित्य पत्रिका का संपादन किया। उनकी साहित्य सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भारत सरकार की ओर से सन 1960 में उन्हें पद्म भूषण के अलंकरण से विभूषित किया गया। जीवन भर आराम न करने वाला हिंदी साहित्य का ये सेवक 21 जनवरी 1963 को सदा के लिए मृत्यु की गोद में विश्राम करने चला गया। आचार्य शिव पूजन सहाय जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही बड़े मनुष्य भी थे। फुलवास में गांव वाले द्वारा स्थापित आचार्य की ये प्रतिमा इस सत्य की साक्षी है।